पॉलन एंड पिस्टल, इसी हेडिंग से ये क्वेश्चन भी आता है और ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत जल्दी से इसको ख़त्म कर देंगे। इंटरेक्शन बिटवीन पॉलन एंड पिस्टल। फर्टिलाइजेशन का ये जो टॉपिक है इतना मज़ेदार टॉपिक है कि अगर आप इसे इंडियन मिडिल क्लास की शादियों से कोरिलेट करते हुए चलें तो मेरा दावा है कि आप इसको कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकते हैं। ठीक, तो आपने ये देखा है कि भाई मेल गैमेट तैयार हो गया है, आपने देखा है दूसरी तरफ फीमेल गैमेट तैयार हो गया है, आपने देखा है कि मेल गैमेट के फीमेल गैमेट तक पहुंचने के कौन कौन से रास्ते हो सकते हैं, कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। ठीक, और किस किस तरह से कितने टाइप के वो होते हैं, ऑटोगैमी, जीनोगैमी, जैटोनोगैमी, और कौन कौन से पॉलिनेटिंग एजेंट्स हो सकते हैं। ठीक, क्या हुआ? ठीक, अब हमारे एंथर को, हमारे मेल गैमेट को स्टिग्मा तक जाना है। स्टिग्मा तक जाने के लिए वो बाय विंड, बाय वाटर, बाय रेन, एबायोटिक तरीके से पहुंच सकते हैं। मार्कर हमें दूसरा दे दो है बेटा, उस ब्लैक वाला मार्कर ले उसमें से, उस क्लास में है। और यहाँ वाला कहाँ गया? अच्छा, कोई बात नहीं। तो ये आपका स्टिग्मा है, एंड दिस इज योर ओवरी, इट इज योर पॉलन। हम जानते हैं मेल गैमेट को पॉलन ग्रेन भी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपके ओव्यूल्स वगैरह भरे पड़े हैं। दिस इज माइक्रोपाइल रीजन। ये वाला रीजन कौन सा है? चैल्जा रीजन। ठीक, अब क्वेश्चन आपसे एग्जाम में इस तरह आता है कि अगर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की कंपैटिबिलिटी है तो क्या होगा, अगर कंपैटिबिलिटी नहीं होती है तो क्या होता है। ठीक, तो पहला स्टेप देख लेते हैं कि अगर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में कंपैटिबल हैं तो क्या होगा। फर्स्ट स्टेप होगा मेल गैमेट और पॉलन रीचेस टू स्टिग्मा, इसको बोलते हैं पॉलन एडिशन। एडिशन का मतलब होता है चिपकना। पॉलन आपका पहुंचेगा और यहाँ इसको चिपकना है। लेकिन चिपकने का काम इतनी आसानी से नहीं होगा। लड़के का रिश्ता लेकर जाएंगे लड़की वालों के यहाँ, हाँ, समझदार लड़के वाले खुद लड़की वालों के रिश्ते लेके चले जाते हैं, जो समझदार होते हैं। ये तो अकड़ू जिसके अंदर ईगो बहुत होती है वो इंतज़ार करते हैं कि लड़की वाले हमारे यहाँ रिश्ता लेके आएँ। समझदार वाले खुद चले जाते हैं कि भाई आपकी बिटिया अच्छी है, इसको हमारे यहाँ दे दीजिए। तो आप उनके यहाँ जब लेके पहुँचते हैं तो एकदम से आपकी एंट्री घर में नहीं कराते हैं या लड़की से नहीं मिलवाते हैं कि आप लेके पहुँचे लड़के को, कहे हमारा लड़का बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा कमाता है, लड़की से अपने मिलवा दीजिए और शादी की बात तय हो जाए। तो ऐसा नहीं होता है। पहले तो आपकी स्क्रीनिंग होगी कि भाई तुम्हारी ज़मीन जायदाद कितनी है, तुम्हारी नौकरी कैसी है, तुम्हारा ख़ानदान कैसा है। शोले में है ना मौसी जी, कहती हैं बेटा इतना तो पूछना पड़ता है दूल्हे के बारे में। तो वहाँ पर सबसे पहले आपका आइडेंटिफिकेशन होगा, मेल गैमेट का आइडेंटिफिकेशन होगा कि क्या इसकी कंपैटिबिलिटी है या नहीं। कंपैटिबिलिटी होने का मतलब ये है कि जिस स्पीशीज़ का, जिस फ्लावर का फीमेल गैमेट है उसी स्पीशीज़ का पॉलन
है या नहीं है। अगर वो वहाँ पर पॉलन उसी स्पीशीज़ का होता है तो वहाँ पर एडिशन की प्रोसेस होती है, अदरवाइज रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसी को बोलते हैं कि अगर नॉन कंपैटिबल है तो क्या होगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, वहीं पर काम खत्म। तो सबसे पहला काम ये होता है मेल गैमेट पहुंचा और वहाँ पर चिपक गया, दरवाजे पर इन्होंने अपना झोला बस्ता रख के पलथी लगा ली। सेकंड प्रोसेस ये होती है, अब भाई किसी दरवाजे पर आप जब पहुँचते हैं तो आपने ये देखा होगा कि अब तो ये प्रथा कम हो गई है, लेकिन पहले जैसे छोटा बच्चा उच्चा कोई है या कोई और साथ में है जो कि गांव का आदमी लेके पहुंचाया है किसी के दरवाजे पर, तो उससे कहते थे जाओ घर में बताओ कि फलाने आए हैं, होता था ना। तो मेल गैमेट जब यहाँ पर अटैच हो जाता है, हाँ फिलीफॉर्म ऑपरेटस बनाता है, वो बताता है, अभी बहुत दूर है। अरे अभी हल्दी तिलक तिलवानी सब बहुत दूर है, अभी टाइम है। जब यहाँ पर अटैच हो जाएगा, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप होगा कि अगर ये कंपैटिबल है तो यहाँ से आपकी पॉलन ट्यूब जनरेट होना शुरू हो जाएगी। यहाँ से आपकी पॉलन ट्यूब जनरेट होगी। और ये आपके माइक्रोपाइल रीजन तक आ जाएगी। ठीक, अभी जो गैमेट है इसके अंदर का सारा मटेरियल इसी में बैठा हुआ है, अभी ये यहीं पर है, कहीं मूव नहीं किया है, सिर्फ पॉलन ट्यूब डेवलप हो रही है। ठीक है, अब जब पॉलन ट्यूब यहाँ तक आ जाती है तब ये यहाँ से ऊपर से अपनी जर्नी शुरू करता है और यहाँ तक आता है। पहले जाओ फलाने को बता दो कोई आया है, जब बता दिए तब पीछे पीछे वो घुस रहे हैं घर में। ठीक, अब वो माइक्रोपाइल रीजन तक जब यहाँ तक आ जाता है तो आपको यहाँ पर क्या मिलता है? दो सिनर्जिड सेल मिलती हैं और फिलीफॉर्म अपरेटस मिलता है। इसको ये पेनिट्रेट करता है, ठीक है, और पेनिट्रेट करके ये फीमेल गैमेट तक या ओव्यूल तक पहुंचता है। जब यहाँ पर ये ओव्यूल तक इस तरह पहुंचता है तब जाकर फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक, एकदम से फिलीफॉर्म अपरेटस नहीं रोकेगा, उससे पहले पॉलन ट्यूब बनेगी। तो स्टेप फर्स्ट होगा कि पहले यहाँ पर पॉलन ग्रेन आकर चिपकेगा, सेकंड स्टेप पॉलन ट्यूब बनेगी, थर्ड स्टेप जो आपका मेल गैमेट है दैट विल स्टार्ट हिज जर्नी, इट्स जर्नी टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल रीजन ऑफ द ओवरी। ठीक, ओवरी में जब पहुंच जाएगा तो तुरंत एंट्री नहीं करेगा, मेल गैमेट एंट्री नहीं करेगा, पॉलन ट्यूब एंट्री करेगी सिनर्जिड सेल में और फिलीफॉर्म अपरेटस में। यहाँ तक क्लियर है? जब इस बैरियर को वो क्रॉस कर लेगा तब जाकर के उसका फीमेल गैमेट से फ्यूज़न पॉसिबल होगा। ये तो है नॉर्मल प्रोसेस, ये तो है आम जिंदगी। अब देखिए मेंटॉस ज़िंदगी। मेंटॉस ज़िंदगी ये है कि हर बार आपका माइक्रोपाइल रीजन से ही पॉलन ट्यूब नहीं जाता है। हमने अब तक ये देखा है, कहीं पर भी जब पढ़ा है, ये पाया है कि जो भी फर्टिलाइजेशन होगा वो माइक्रोपाइल रीजन से होगा। ठीक है, बट कहीं कहीं पर किसी एक केसेस में, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होता है, बट ये ऐसा होता है कि आपका चेलिजा रीजन से भी फर्टिलाइजेशन पॉलन ट्यूब अंदर एंट्री कर लेती है, ऐसा हो जाता है। तो इसको तो आप बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, नॉर्मल फर्टिलाइजेशन, जो भी ऑटोगैमी, ज़ाइटोनोगैमी या जीनोगैमी कहते हैं। अगर मेल गैमेट चेल्जा रीजन से इंटर कर रहा है तो उसको बोलते हैं चेल्जोगैमी। या बेसीगैमी। बेसीगैमी इसलिए बोलते हैं बिकॉज दिस इज द बेस, दैट्स व्हाई वी कॉल इट बेसीगैमी और चेल्जोगैमी। याद रखना आसान है। जो मतलब अगर इससे क्या कहते हैं चेल्जा से होगा तब वो जो पॉलन ट्यूब है वो घूम के, हाँ घूम के जाएगी, घूम के जाएगी। तो पॉलन ट्यूब हमारा घूमा तो है। अब यहाँ पर अगर मैं बनाता तो बहुत घिचपिच हो जाती, इसलिए मैंने इसको एरो से दिखा दिया है। तो वहाँ पे भी इसको फिलीफॉर्म अपरेटस मिलेगा। फिलीफॉर्म अपरेटस नहीं मिलेगा यहाँ पर। यहाँ पर इस तरफ से घुसेगी ना, तो फिलीफॉर्म अपरेटस इस तरफ तो नहीं है। फिलीफॉर्म अपरेटस आपका ऊपर सिनर्जिड सेल के पास ही मिलता है।
ठीक, ये बहुत ही रेयर होता है। अगर इसका एग्जांपल नोट करना चाहो तो इसका एक एग्जांपल नोट कर सकते हो, बिटुला। ये 5-6 स्टेप जो मैंने बोले हैं, इससे बोलते हैं कि अगर आपका मेल गैमेट फीमेल गैमेट से कंपाइबल है तो आपको ये 5-6 स्टेप जो मैंने बोले हैं ये आपको लिखना है। अगर नॉन कंपाइटेबल गैमेट है तो क्या होगा? pollen grain does not attach or does not attach with the stigma. Formation of pollen tube never happens and the fusion of gametes will be terminated. ये होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। अगर कंपैटिबिलिटी नहीं होगी तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होगा, पॉलन ट्यूब ही नहीं बनेगी, वो चिपकेगा ही नहीं वहाँ पर। ये भी हो सकता है कि ये फिगर हमने, ये डायग्राम हमने सीधा सीधा बनाया है, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी की बुक्स वाला लेंगे तो उसका जो ये वाला प्रोसेस होता है उसमें आपकी स्टाइल इधर पॉलन ट्यूब इधर से आके घूम जाएगी, नहीं आएगी माइक्रोपाइल में ही आएगी, वो माइक्रोपाइल में ही, क्योंकि ये तो जो मैंने बताया है चेल्जोगैमी ये रेयर है, नॉर्मल कंडीशन यही है। बट जो एनसीईआरटी की बुक्स में आपका मिलता है वो ये वाला डायग्राम मिलता है और उसमें फिर आपका पॉलन ट्यूब घूम कर आता है। ठीक, डिस्कवर किसने किया इसको? इट वॉज डिस्कवर्ड बाई जिवोनी बटिस्टा अमीकी। नाम तुमको याद रखने का तरीका बता देता हूँ, कई सारे नाम बता देते हैं कि वे किस कंट्री के हैं। जैसे जहाँ पर तुमको जिवोनी वगैरह मिले तुम समझ जाओ कि इटालियन है, ठीक है। जहाँ पर गार्बाचोव कुछ इस टाइप के नाम मिले वो तुमको समझ में आ जाएगा कि रशियन नाम है। और जहाँ पर सिंह, यादव, निगम, श्रीवास्तव, शर्मा, तो ये इंडिया वाले हैं सारे। अच्छा हाँ, इसका ये रह गया बटिस्टा, इसका बिटुला वाले का। चेल्जोगैमी की डिस्कवरी किसने की थी? Chalgogamy was discovered by True. हाँ, ज़्यादा नहीं है, ये सही बात है। तुमने बिल्कुल सही बात कही है। स्पिरिचुअलिज्म आध्यात्म के लिए फ़िलहाल, डिफेंस के फ़िलहाल आध्यात्म के लिए फेमस है, डिफेंस के लिए फेमस है, एग्रीकल्चर के लिए फेमस है, मिनरल्स के लिए फेमस है। जो तुम्हारा सवाल है कि हमारे यहाँ साइंस का ग्रोथ कम हुआ है, ये हमारे यहाँ से साइंटिस्ट नहीं मिलते हैं। 5 मिनट का टाइम दो कि लेक्चर ख़त्म कर दूं, उसके बाद तुमको इंडियन साइंटिस्ट की या इंडियन साइंटिफिक टेम्परामेंट का एक छोटा सा झलक दूंगा कि इंडिया में साइंस कितना डेवलप था या नहीं था, और जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसी से दे दूंगा।
तुम्हारा ये जो सवाल है ना, ये बहुत अच्छा सवाल है कि इंडिया में साइंटिस्ट या साइंटिफिक थियरीज़ या साइंटिफिक इन्वेंशन कम क्यों मिलते हैं। अब इसके बाद जो मैं बोलूँगा लेक्चर में वो बहुत ध्यान से सुनते जाना, क्योंकि इसको मैं आगे जाके इंडियन हिस्ट्री से रिलेट करूँगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है कि पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और उसके पहले क्या होता है, मेल गैमेट आकर स्टिग्मा पर चिपकता है, अटैच होता है ना। ये आपका पॉलन होता है, दिस इज योर स्टिग्मा, दिस इज योर स्टाइल, और यहाँ पर होता है आपका स्पोरोफिटिक टिश्यू। व्हाट? फिर से बना दें? सिर्फ पिछले वाले डायग्राम में एक पॉलन ट्यूब का स्ट्रक्चर आपको आगे बढ़ा देना है, ठीक है। अगर नहीं होगा तो हम फिर से बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। स्पोरोफिटिक टिश्यू होता है, ठीक। इस टिश्यू में क्या क्या होता है? फैट होगा, प्रोटीन होगा, जितने न्यूट्रिएंट्स एक लाइफ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होते हैं वो सारे होंगे। बेसिकली फैट और प्रोटीन होता है, ठीक। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ये पॉलन स्टिग्मा पर आकर चिपकता कैसे है ना, क्वेश्चन है। क्योंकि इस क्वेश्चन के बेस पे छिपा हुआ ये है कि जो इंटरेक्शन ऑफ पिस्टिल एंड पॉलन है उसको कहा जाता है इज इट अ डायनेमिक प्रोसेस और स्टैटिक प्रोसेस। तो वहाँ पर आपको आंसर देना है इट इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस, ठीक है। और आपसे ये क्वेश्चन होता है कि इज इट अ मैकेनिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस, तो आपको आंसर देना है इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस। स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, डायनेमिक का मतलब होता है बदलता हुआ। ये सिचुएशन यहाँ पर बदलती रह सकती है। अगर कंपैटिबिलिटी नहीं है तो अपने रास्ते जाओ, अगर कंपैटिबिलिटी है तो रुको। तो सिचुएशन चेंज हो रही है, जैसा मेल गैमेट वैसा फीमेल गैमेट का रिस्पॉन्स, वैसा स्टिग्मा का रिस्पॉन्स, ठीक। मैकेनिकल और केमिकल, इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस एंड इट इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस, ठीक। MCQ में एक नंबर में कभी कभी आ जाता है एग्जाम में। यहाँ पर दरअसल दो प्रोटीन पाए जाते हैं। वही तो बता रहा हूँ। स्पोरोफाइट तो आपको वो न्यूट्रिशन देता है जिसकी वजह से पॉलन ट्यूब बढ़ेगी। स्पोरोफाइट टिश्यू है, स्पोरोफाइट टिश्यू वो न्यूट्रिशन देता है बेसिकली प्रोटीन एंड फैट, जिसकी वजह से आपका यहाँ पर जो मेल गैमेट आया हुआ है उसकी पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करके फॉर्मेट करके आगे बढ़ेगी। भाई कुछ बनने के लिए कहीं ना कहीं एनर्जी उसको चाहिए ना। जब एक नया स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है तो उसे कुछ एक एनर्जी चाहिए ना। वो कहाँ से मिल रही है? स्पोरोफाइट टिश्यू से मिल रही है, ठीक। बट ये चिपक कैसे रहा है, सवाल ये है। तो यहाँ पर आपको आंसर ये लिखना रहेगा, दो प्रोटीन होते हैं जिसको बोलते हैं एस प्रोटीन। एस प्रोटीन कौन से प्रोटीन होते हैं? एस प्रोटीन का मतलब होता है स्पाइक। जब आप वायरोलॉजी पढ़ेंगे, यानी साइंस की वो ब्रांच जिसमें सिर्फ वायरसेस के बारे में पढ़ा जाता है, वहाँ पर आपको इसके बारे में बहुत डिटेल्ड स्टडी मिलेगी। कोरोना का वायरस होता था, मतलब अभी भी है, वो ह्यूमन बॉडी के अंदर कैसे चला जाता था चिपक के? क्यों कहा जाता था बार बार हाथ धुलते रहो? क्योंकि जब आपने कोरोना के कोई भी तस्वीर देखी होगी तो एक सर्कुलर स्पेस होता था और उसमें कुछ इस टाइप के टेंटिकल्स निकले होते थे ना, स्पाइक्स। ये स्पाइक क्या करते थे? आपके एपिडर्मिस पर चिपक जाते थे या किसी भी जो सरफेस आप यूज़ करते थे उस पर चिपक जाते थे, और जब आप उसको अपने मुंह के करीब लाते थे या कोई भी ऐसी ओपनिंग होती थी जिसके थ्रू आपकी बॉडी में एंटर कर सके तो वहाँ से वो एंटर कर जाता था। तो ये जो इसके
स्पाइक्स होते थे, चिपकने का काम यही करते थे, इसीलिए इनको कहते हैं एस प्रोटीन। ठीक, और जो मेल गैमेट है उसमें जो एस प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम होता है SCR1S पॉलन प्रोटीन। और जो स्टिग्मा में एस प्रोटीन पाया जाता है उसको कहा जाता है SRK1S स्टिग्मा प्रोटीन। ये दोनों प्रोटीन एक दूसरे से अटैच होते हैं भाई, दोनों प्रोटीन्स में स्पाइक्स हैं, दोनों एक दूसरे से अटैच होते हैं, उसकी वजह से ये यहाँ पर अटैच हो पाता है। अगर ये नहीं रहेंगे तो यहाँ पर जो अटैचमेंट हो रहा है वो नहीं होगा। बस इतना, दोनों प्रोटीन में अटैच होगा भाई। इस फर्श पे अगर ये प्लेन फर्श है, कोई कांटा फेंकोगे, कोई स्पाइक फेंकोगे तो क्या वो फंसेगा कहीं? नहीं फंसेगा, खींचते चले आओगे, वापस हाथ में आ जाएगा। ये स्ट्रक्चर पॉलन का भी है। किसका? पॉलन का भी ऐसे ही स्ट्रक्चर तो जब यहाँ पे निकला रहेगा तभी तो चिपकेगा। साथ ही हाथ बढ़ाना, तो एक हाथ ये बढ़ाएंगे, एक हाथ वो बढ़ाएंगे। ठीक, ये भूलेगा तो नहीं। पॉलन एंड पिस्टल के इंटरेक्शन में सिर्फ इतना सवाल होता है, सिर्फ इतना सा रहता है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। क्वेश्चन ये आता है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन पॉलन एंड पिस्टल। डिस्क्राइब करिए। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ पॉलन, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन पॉलन एंड पिस्टल। पिस्टिल, PISTIL। और आपसे तो फिर कई जगह कई सवाल पूछ सकता है। हु डिस्कवर्ड फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब? जीवोनी, पटिस्टा, अमीकी। ठीक, आपसे ये पूछ सकता है कि हु डिस्कवर्ड चैल्जोगैमी और बेसीगैमी? ट्रूब। ठीक, आपसे ये पूछ सकता है कि जो एडिशन हो रहा है, जो चिपक रहा है स्टिग्मा पर, वो किससे चिपक रहा है, कौन सा प्रोटीन है? एस प्रोटीन। एस प्रोटीन या स्पाइक प्रोटीन। ठीक, अगर बाय नेम पूछ रहा है कि मेल स्टिग्मा में कौन सा प्रोटीन है और मेल गैमेट में कौन सा प्रोटीन है और स्टिग्मा में कौन सा प्रोटीन है, तो वहाँ पर आप बताएंगे कि पॉलन में जो आपका प्रोटीन मिलेगा दैट इज SCR1 एंड स्टिग्मा में जो आपका प्रोटीन मिलेगा दैट इज SRK1। इतना याद रख लोगे, कम से कम 7 या 8 तरह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व कर लोगे सिर्फ इतना याद रखने पर। 2 क्वेश्चन ये भी आ जाते हैं, इज इट अ केमिकल प्रोसेस और मैकेनिकल प्रोसेस, इज इट अ डायनेमिक प्रोसेस और स्टैटिक प्रोसेस। टॉपिक ये छोटा सा है बट MCQ काफ़ी बनते हैं इससे। Now we are going to study about artificial hybridization. या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आजकल इसके न्यूज़पेपर वगैरह में भी बहुत ऐड आते हैं। IVF, ये क्या होता है? ये वो मतलब नेचुरल नहीं, ये आर्टिफिशियल प्रोसेस है। हाँ, वो तो उसके नाम में लिखा हुआ है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इसमें होता क्या है? ऐसे करते हैं कि जैसे जीन को ना, मेल और फीमेल के जीन को मतलब वो कराते हैं, फर्टिलाइज कराते हैं, और जिससे जो न्यूबॉर्न होता है वही होता है। हाँ, काफ़ी हद तक सही है तुम्हारी जानकारी। शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि इन विट्रो कहते ही क्यों है इसे। इन विट्रो का लैटिन में मतलब होता है ग्लास, शीशा।
हाँ, मीनिंग इसका है। नहीं नहीं, विट्रो लैटिन वर्ड है, VITRO। इट मीन्स ग्लास। इतना होने के बाद अब बताता हूँ आगे। पहले हिस्ट्री बता दूँ या पहले प्रोसेस बता दूँ? पहले प्रोसेस बता देता हूँ, हिस्ट्री तो बाद में भी डील कर लेंगे। या उससे पहले भी समझते हैं कि इसकी ज़रूरत ही क्यों है ना। मान लीजिए आपके पास एक प्लांट है, ज़्यादा सुंदरता नहीं दिखाएंगे, नहीं सारा टाइम इसी में बीत जाएगा। ठीक, और आपके पास इसी स्पीशीज़ का एक दूसरा प्लांट है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए स्पीशीज़ का सेम होना ज़रूरी है। अगर ह्यूमन में हो रहा है तो ह्यूमन का ह्यूमन से ही होगा, प्लांट में हो रहा है तो जिस प्लांट स्पीशीज़ का है उसी प्लांट स्पीशीज़ से होगा। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक दूसरा प्लांट है, इसके पास भी ओवरी है, स्टेमन है, बट इन दो प्लांट्स में दो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इन दो प्लांट्स में दो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक प्लांट की ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी है। भाई कुछ स्पीशीज़ हो सकती है जिसके ऊपर कीड़े कम लगते हों, जो खाद आप डालते हैं, जो केमिकल कंपोनेंट डालते हैं ज़मीन में, उसका रिएक्शन कम होता हो, ठीक है, उसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है। और दूसरे प्लांट में ये हो सकता है कि जो इसके फ्रूट्स हैं वो ज़्यादा अच्छे हों, बट ये पौधा बहुत ड्यूरेबल ना हो। ठीक, ऐसा हो सकता है कि भाई इसके यहाँ फल बहुत अच्छे लगते हैं बट इट इज़ नॉट ड्यूरेबल। इसके यहाँ ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी है मगर इसका जो फ्रूट है वो बहुत अच्छा नहीं होता है। अब आइडियल सिचुएशन क्या हो सकती है ह्यूमन के फ़ायदे के लिए? ऑब्वियसली हम कर रहे हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, तो अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। तो हमारा फ़ायदा क्या है कि हमें एक ऐसा प्लांट मिले जिसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा हो, जिसकी लाइफ ज़्यादा हो और जिसमें फल भी अच्छे मिल रहे हैं। ठीक, यानी इसका कैरेक्टरिस्टिक दोनों फ्यूज़ करके कोई एक कैरेक्टरिस्टिक मिल जाए। ये नेचुरली भी पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए हो सकता है हमें 1000 साल इंतज़ार करना पड़े, क्योंकि जब इन दोनों में फर्टिलाइजेशन होगा फिर उस फर्टिलाइजेशन का जो रिजल्ट निकलेगा वो अगर हमारे मन का नहीं हुआ तो फिर हम इन्वायरमेंटल कंडीशन का इंतज़ार करें कि फिर से वो नेचुरल फर्टिलाइजेशन हो। इतना टाइम कहाँ है अपने पास? मनुष्य स्वभावतः एक आलसी प्राणी है, उसे जल्दी से जल्दी रिजल्ट चाहिए, इसलिए उसने कहा कि हम इसको आर्टिफिशियली ही हाइब्रिडाइजेशन करा लेंगे। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन कराते कैसे हैं, प्रोसेस ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। अभी रहने देते हैं, हाँ मतलब फिगर रहते हैं, डायग्राम रहने देते हैं। जो हाइब्रिडाइजेशन का, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें 2 स्टेप होते हैं। पहला होता है इमस्कुलिनिटी, एंड सेकेंड इज बैगिंग। ये 2 स्टेप आप याद कर लीजिए, आपको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन याद हो जाएगा। सिर्फ ये 2 टर्म याद कर लीजिए। अब इमस्कुलिनिटी में क्या होता है कि मान लो हमें दोनों को फ्यूज़ कराना है, तो फ्यूज़ कराने के लिए आप देख रहे हैं कि इसके पास भी स्टेम है, इसके पास भी स्टेम है, इसके पास भी ओवरी है, उसके पास भी ओवरी है। तो भाई जब इनके पास सारी व्यवस्था आपस में घर में ही है तो ये इससे फ्यूज़ क्यों करेंगे, यहीं पर कर लेंगे। तो पहला स्टेप क्या होगा, मेल गैमेट को वहाँ से हटा दीजिए। ठीक, सबसे पहले आप आर्टिफिशियली मेल गैमेट को वहाँ से हटा दीजिए। ठीक,
ये प्रोसेस कहलाती है इमैस्कुलिनिटी। मैस्कुलिनिटी का मतलब ही होता है मर्दानगी, पुरुष। उसको आपने वहाँ से हटा दिया, अब वो वहाँ पर फीमेल गैमेट अकेले है। अब आपने क्या किया कि यहाँ से आपने स्टेम तोड़े, एंथर निकाले और ला करके यहाँ पर छिड़क दिया, स्प्रिंकल कर दिया। अब इसके पास जो फ्यूज़न के लिए मेल गैमेट है वो कौन सा है? इस प्लांट का है। तो ऑब्वियसली ये इसी से फ्यूज़ करके नए प्लांट को जर्मिनेट करेगा। दैट इज़ नॉट कॉल्ड बेगिंग। बेगिंग ये नहीं होता। बेगिंग प्रोसेस ये होता है कि जब आपने मेल गैमेट को यहाँ पर डाल दिया तो आप इसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर तैयार करते हैं। अमूमन वो एक प्लास्टिक होता है, पॉलीथीन होता है, जिसको आप इसके चारों तरफ बांध देते हैं। बांधते क्यों हैं? क्योंकि सिर्फ यही मेल गैमेट जाकर इससे फ्यूज हो पाए, कोई और मेल गैमेट इससे फ्यूज ना कर पाए। जैसे ही हम यहाँ पर स्टेमन को निकाल देते हैं, जैसे ही यहाँ पर मेल गैमेट की पॉपुलेशन को ख़त्म कर देते हैं, तुरंत इसको हम एक पॉलीथीन से ढक देते हैं। फिर हम यहाँ से मेल गैमेट को निकालते हैं और इस पर फ्यूज़ करा देते हैं, ठीक है, और इसको जर्मिनेट करने देते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में आपको आपका मनचाहा रिज़ल्ट मिल जाए। ये प्रोसेस आपको कई बार दोहरानी पड़ सकती है, बट आपके पास जो टाइम है वो पौधे से ज़्यादा आपका लाइफ स्पैन होता है, तो आप ये कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि फ्लावर्स बहुत सारे हैं, तो आपको आपका एक्सपेरिमेंट दोहराने के लिए बहुत सारा मौका मिला हुआ है। मिला है कि नहीं मिला है? ऐसा तो नहीं कि ह्यूमन लाइफ है, कोई एक एक्सपेरिमेंट हुआ तो अब 100 साल तक बैठ के वेट करो, 80 साल तक बैठ के वेट करो। तो पहला जो स्टेप होता है दैट इज़ कॉल्ड इमैस्कुलिनिटी। सेकंड स्टेप इज़ कॉल्ड बेगिंग। आपका आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ इन 2 टर्म्स पर टिका हुआ है, ठीक। अब इसको इन ग्लास क्यों कहते हैं, इन विट्रो क्यों कहते हैं? क्योंकि ये तो ग्लास में हो नहीं रहा है, ये तो नेचुरल हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि आप फीमेल गैमेट को यहाँ निकाल लिया और आप लैब में लेकर चले आए, ठीक है, और आपने वहीं पर मेल गैमेट को फ्यूज़ करा दिया। फ्यूज़ कराने के बाद ये जो फर्टिलाइजेशन हो गया, तो ये जो अब स्पीशीज़ तैयार होगी वो लैब में तैयार हो रही है। और चूँकि ये जो पेट्री डिश होती है ये ग्लास की बनी होती है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अभी जब ह्यूमन का बताऊंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल 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 जेनेटिक इंजीनियरिंग का पार्ट है, क्योंकि आप जीन्स को तोड़ रहे हैं, कहीं और पर मिला रहे हैं। IVF was discovered by पैट्रिक स्टेप्टो था, एंड रॉबर्ट एडवर्ड्स। in 1978 in Oldham, UK। पैट्रिक स्टेप्टो एंड रॉबर्ट एडवर्ड्स ने 1978 में ओल्डहैम, यूके में सबसे पहला IVF, जो पहला टेस्ट ट्यूब बेबी था, उसको पैदा किया था। हाँ, प्लांट्स में भी होगा। दरअसल ये आपको 1978 में दिख रहा है। इसकी जो प्रोसेस शुरू हुई थी वो 18th सेंचुरी से शुरू हुई थी, और सबसे पहले जो ये जो आप आज IVF देख रहे हैं, जो मैं कह रहा हूँ 1978 में तो इसका रिजल्ट आया था। ये सबसे पहले शुरू हुआ था 18th सेंचुरी में। 18th सेंचुरी में इसका जो एक्सपेरिमेंट करने का जोर था वो था रैबिट्स पर और पिग्स पर। वो उसके मेल गैमेट फीमेल गैमेट को निकाल करके फ्यूज़ करा करके फिर से पॉलिनेट करा फिर से ओवरी में डाल देते थे, और उनको लगता था कि इससे बच्चे बन जा रहे हैं। लेकिन ये रॉन्ग था, ये गलत था। जो IVF होता है ह्यूमंस में वो ये होता है कि आप
फीमेल एक्स को लेते हैं, मेल स्पर्म को लेते हैं, दोनों को टेस्ट ट्यूब में फ्यूज़ कराते हैं। जब वहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ये वहीं पर प्रोसेस होती है जहाँ पर मेल या फीमेल एक्स में फर्टिलाइजेशन की पावर कमज़ोर होती है। जब किसी एक वजह से मेल या फीमेल बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे होते हैं तो फीमेल के एक्स को लेते हैं, मेल के एक्स को लेते हैं, टेस्ट ट्यूब में उनको फर्टिलाइज़ कराते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन और इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं ताकि उनको जर्मिनेशन में मदद मिल सके, ठीक। और वापस उस फर्टिलाइज एग को मदर सेल में, मदर ओवरी में इस्टेब्लिश कर देते हैं, ठीक। ये IVF का मोटा मोटा तरीका होता है। ये ह्यूमन सेल की बात कर रहा हूँ, प्लांट सेल की बात हमने बता दी कैसा होता है, ठीक। ये हाँ बोलिए। हाँ उसमें भी डालेंगे, इसको भी टेस्ट ट्यूब बेबी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो आपका फ्यूज़न हो रहा है मेल एग का और फीमेल एग का, वो कहाँ पर हो रहा है, टेस्ट ट्यूब में हो रहा है, इसलिए उसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। बेबी टेस्ट ट्यूब में नहीं होता है, वो सिर्फ फ्यूज़न वहाँ उस टेस्ट ट्यूब में होता है। जब एक बार फर्टिलाइज हो जाता है वापस उसको ओवरी में इस्टेब्लिश कर दिया जाता है, ठीक। ये 1978 में तो रिजल्ट आया है, शुरू हुआ था 18th सेंचुरी में, और सबसे पहले शुरू किया गया पिग्स पर एंड रैबिट्स पर। तो वो करते क्या थे, मेल गैमेट लेते थे, फीमेल गैमेट लेते थे, उसको फ्यूज़ कराते थे, और फ्यूज कराने के 6 घंटे के बाद वापस मदर ओवरी में डाल देते थे। और जो रिजल्ट आता था उनको लगता था वाह मेरा प्रोसेस तो बिल्कुल सही हो गया। बट 19th सेंचुरी में जब आपको स्पर्मेटोजोआ की प्रोसेस पता चली, जब आपको ये पता चला कि फ्यूज़न होने के बाद भी कुछ स्टेजेस होती हैं जिसमें वो फ्यूज्ड सेल डेवलप करती है, मैच्योर होती है, अगर उससे पहले आप डाल देंगे तो वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपने फर्टिलाइज होने का मौका उसे नहीं दिया है। आपने 6 घंटे में ही मदर ओवरी में आपने डाल दिया। मदर ओवरी वैसे टेक्निकली कहना गलत है, क्योंकि ओवरी तो मदर की ही होती है। आपने उसको ओवरी में डाल दिया, तो जो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन आपको दिख रहा है, जो आपका एम्ब्रियो तैयार हो रहा है, वो नेचुरल सेलेक्टेड है, वो इन विट्रो नहीं है, आर्टिफिशियल नहीं है। जब आपने स्पर्मेटोजोआ की प्रोसेस समझ ली, तब आपको पता चला कि इसको फर्टिलाइज होने के लिए कुछ स्टेप्स से गुजरने की ज़रूरत होती है। तब आपने उन स्टेप्स का, उस टाइम का वेट किया जब तक वो मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हो करके, फर्टिलाइज हो करके मैच्योर नहीं हो जाते हैं, ठीक। और ये भी 1-2 साल में नहीं हुआ है, 1968 से कर रहे थे। अच्छा, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम क्या था? नाइनटीन 68 से करना शुरू किया था, 1978 में जाकर रिजल्ट मिला, एंड द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी वाज लूसी ब्राउन। दरअसल पैट्रिक स्टेप्टो और रॉबर्ट एडवर्ड्स ने, इनकी जो मदर और फादर थे, लेस्ली ब्राउन और जॉन ब्राउन, इन दोनों के बच्चे नहीं हो रहे थे। उनसे कंसल्ट करके उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, और पेरेंट के नाम भी लिख ही देता हूँ, जॉन ब्राउन एंड लेस्ली ब्राउन। इन दोनों से कंसल्ट किया, उन्होंने कहा कि भाई हम आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी ऊपर वाले ने चाहा तो आपको बच्चे पैदा हो जाएंगे। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, चलता रहा। 1978 में फाइनली जा करके उनको टेस्ट ट्यूब बेबी मिल गया। किसमें? नेचर का कोई रोल है? मतलब जैसे कि अगर जो है ये तो मतलब वो है ना, आर्टिफिशियल प्रोसेस है। हाँ, आर्टिफिशियल प्रोसेस है। इसमें नेचर का कोई रोल नहीं। नेचर का रोल किस कॉन्टेक्स्ट में कह रही हो? मतलब जैसे अगर उन्हें बेबी नहीं हो रहा है, तब ये तो नेचर की उसमें हुआ ना कि वो। देखो, 2 कंडीशन होती है। एक कंडीशन होती है जो नेचर का रोल तुम कह रही हो, मैं आप समझ गया। 2 कंडीशन होती है। एक कंडीशन होती है मेल या फीमेल एक कमज़ोर है, मेल या फीमेल एक कमज़ोर है, तो अगर कमज़ोर कोई चीज़ है तो उसको तो ताकतवर बनाया जा सकता है, ठीक। मेल या अगर तुम कमज़ोर हो तो तुम्हें ताकतवर कैसे बनाया जाएगा? न्यूट्रिशन दिया जाएगा, ठीक। अगर तुम कमज़ोर हो, तुम्हें डस्ट से एलर्जी है, तो तुम्हें ताकतवर बनाने के लिए, तुम्हें ठीक रखने, ताकतवर बनाने का मतलब ठीक रखा जाए, एक आइडियल कंडीशन में रखा जाए, तो तुम्हें ठीक रखने के लिए क्या किया जाएगा? ऐसी जगह पर रख दिया जाएगा जहाँ पर तुम्हें डस्ट ना मिले। अगर नेचुरल क्लाइमेटिक कंडीशन में, एनवायरमेंटल कंडीशन में मेल या फीमेल एक नहीं सर्वाइव कर पा रहे हैं, कमज़ोर पड़ जा रहे हैं, तो उनको लेबोरेटरी में एक आइडियलिस्टिक कंडीशन दे दी जाएगी जहाँ पर उनको ज़्यादा न्यूट्रिशन दिया जाएगा। अभी तुम कमज़ोर हो, तुमको 2 गिलास दूध देने लगेंगे, महीने भर बाद असर दिखने लगेगा।
तो वैसे ही उनको भी एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन दिया जाता है, एक्स्ट्रा केयर की जाती है ताकि वो डेड ना होने पाएँ। तो यहाँ एक प्रोसेस ये होती है। दूसरी प्रोसेस ये होती है कि मेल या फीमेल एग डेड है, उनका कुछ हो ही नहीं सकता है, उनका कुछ हो ही नहीं सकता है। मेल या फीमेल एग डेड है या उनका फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है। ऐसी ह्यूमन कंडीशन हो सकती है, कोई बीमारी हो, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो जिसमें मेल या फीमेल एग प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है और बच्चे आपको चाहिए। वहाँ पर होता ये है कि एग, मेल या फीमेल का एग जिसका हो रहा है उसका ले लिया जाता है और एक उस ह्यूमन का ले लिया जाता है जो कि उसका हस्बैंड या उसकी वाइफ नहीं है, वो किसी दूसरे से ले लिया जाता है, ठीक। और उसके जो है मेल एग को फीमेल एग से फ्यूज़ करा करके बच्चे पैदा करा दिए जाते हैं। इसी प्रोसेस को आप कहते हैं सेरोगेसी, जहाँ पर हस्बैंड और वाइफ में से अगर कोई एक ऐसा है जिसके एग्स नहीं प्रोड्यूस हो पा रहे हैं किसी वजह से या डेड हो जा रहे हैं, बिल्कुल उसमें जर्मिनेशन की पावर है ही नहीं, ठीक है, फ्यूज़न की पावर नहीं है, उसमें आप उसके पार्टनर का एग लेने की जगह किसी थर्ड पर्सन का एग्स ले लेते हैं और उसको टेस्ट ट्यूब में फ्यूज़ करा के वापस उसको ओवरी में इस्टेब्लिश करा देते हैं। दैट इज़ कॉल्ड सेरोगेसी, ठीक। जो जहाँ पर दोनों पार्टनर हस्बैंड वाइफ के ही एग्स लिए जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड IVF। दोनों मिलते जुलते प्रोसेस है, अमूमन एक ही क्लिनिक में दोनों होते हैं, ठीक। इसमें कुछ बचा बताने के लिए? एक मज़ेदार बात बताता हूँ। रॉबर्ट एडवर्ड्स को, अगर मुझे सही सही याद है, 2010 में नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है अपने इस काम के लिए। तो एक बार यहाँ देख लो कि अगले ने काम कब किया है और एक बार ये देख लो कि उसको नोबेल प्राइज़ कब मिला है। 1978। हाँ, नहीं मरे नहीं हैं, मरे नहीं हैं, जिंदा थे। हाँ, इसीलिए अगर आप ध्यान दें तो मैंने सिर्फ ये कहा है कि रॉबर्ट एडवर्ड्स को मिला है, मैंने ये नहीं कहा है कि पैट्रिक स्टेप्टो को भी मिला हुआ है, क्योंकि ये गुजर गए थे उस वक्त। नोबेल कभी भी मरणोपरांत नहीं दिया जाता, पॉस्टमस नहीं दिया जाता है, वो मरणोपरांत दिया जा सकता है। भारत रत्न मरणोपरांत दिया जा सकता है, मर जाने के बाद भी, किसी के देहांत होने के बाद भी। मर जाना एक खराब शब्द है, अच्छा नहीं लगता है कानों को। किसी बड़े आदमी के बारे में ये कहें मर गए, खर्च हो गए, ऐसी लैंग्वेज को यूज़ करना ठीक नहीं लगता है। एक शिष्टता वाली लैंग्वेज यूज़ करें कि हम कहें उनसे कि उनका देहांत हो गया, देहावसान हो गया,